काली और गोरी बहू में भेदभाव। काजल अपने पिता भूपेंद्र के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऊपर से काले रंग को लेकर गांव के लोगों की कड़वी बोली उसके जख्मों को कुरेदती रहती थी। एक बार भूपेंद्र की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है, जिसे देख काजल स्तब्ध रह जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलती हूँ। वो सभी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन मदद करना तो दूर, सभी उसके काले गहरे रंग के चलते उसे धुतकार देते हैं। वो हिम्मत जुटाकर अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर भूपेंद्र की जांच करके कहता है, डॉक्टर, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत बेहद नासाज है, कुछ कह पाना मुश्किल है। भूपेंद्र का बरसों पुराना दोस्त उसके बिगड़े स्वास्थ्य की खबर सुनते ही अस्पताल दौड़ा दौड़ा चला आता है। भोपू, ये सब क्या हो गया मेरे यार? सत्या, तू आ गया। देख, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद खोए की गुजिया लाया हूँ। चल जल्दी से ठीक हो जा, फिर मिलकर बांटकर गुजिया खाएंगे। सत्या, मेरी जिंदगी का सफर सिर्फ यहीं तक है। वादा कर कि तू मेरी बेटी का घर बसाएगा। तू चिंता न कर मेरे दोस्त, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये तेरे लंगोटिया यार का वादा है। बेटी के ब्याह का बोझ उतरते ही भूपेंद्र हमेशा की खातिर आंखें मूंद लेता है, जिसे देख काजल फूट फूट कर रोती है। सत्यनारायण उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी पत्नी शारदा कहती है, अरे इस अमावस के चांद को हमारे घर में अंधेर करने को क्यों उठा लाए हो? काजल इस घर की होने वाली छोटी बहू है। क्या? अरे बुढ़ापे के असर में होश खो बैठे हो क्या? मैं इस नकुशा को कभी भी अपनी बहू नहीं बनने दूंगी। मेरी बड़ी बहू चमकते हीरे के जैसी और छोटी बहू काले कोयले के जैसी, ये मेल कभी नहीं बैठेगा। मैंने अपने मरते दोस्त को वादा किया था। सत्यनारायण का उसूल है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, आप जबरन मुझ पर इस काली स्याह से शादी करने का बोझ नहीं थोप सकते। ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सत्यनारायण का उखड़ा हुआ स्वभाव देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन काजल और कौशल की शादी होती है। शादी की रात कौशल अपने गुस्से का गुबार काजल पर निकाल कर कहता है, सुन ले ओ काली चाय, भले ही तू जबरन मेरे गले पड़ गई है, लेकिन तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, अग्नि के 7 फेरे लेकर आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। ये शादी मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुझे ब्याह नहीं रचता तो पिताजी मुझे घर से बेदखल कर देते। तू सिर्फ मेरी जिंदगी में लगा ग्रहण है। ये सुनकर काजल जैसे टूटकर बिखर जाती है और अपने पति के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मुझे हमेशा से भाभी जैसी सुंदर लड़की की चाह थी, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। कौशल कसाई की तरह उसे झकझोरते हुए दूर फेंकता है और अपना बैग उठाकर चल देता है। तभी उसकी भाभी दबे पांव उसके हाथों में नोटों के बंडल थमाकर कहती है, ये लो देवर जी, कुछ दिनों की बात है, जैसे ही इस काजल का काला साया इस घर से दूर होगा, मैं आपको खबर कर दूंगी। शुक्रिया भाभी, आपको मेरी कितनी चिंता है। कौशल की भाभी सोनारिका को अपने गोरे रंग का काफी गुमान था। दरअसल काजल के प्रति भी कौशल के मन में फूट डालने वाली सोनारिका थी। इतने वक्त से मैं अपनी छोटी बहन के आने का रास्ता बना रही थी, लेकिन इस काजल ने काली बिल्ली के जैसे मेरी बहन का रास्ता काट दिया। मैं इसका जीना दुश्वार कर दूंगी। रात भर रोने के चलते काजल की आंखें लाल पड़ जाती हैं। तभी आधी रात सोनारिका चाल चलते हुए कहती है, कल तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। माँ जी को सवेरे मीठी चाय पीने की आदत है। काजल तड़के सवेरे उठकर साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करती है। तभी उसका ससुर सत्यनारायण कहता है, कितने अरसे बाद इस घर में शंख की गूंज सुनी है। सच में बहू, तेरे आने से इस घर में 4 चांद लग गए हैं। अगर इस अंधेरी रात के तारीफों के बखान खत्म हो गए हो तो सुनो काली कामचोर, जाकर चाय बना। काजल हंसी खुशी चाय बनाकर सभी को चाय परोसती है। जैसे ही शारदा चाय का घोंट अपने गले से उतारती है तो भद्दा सा मुंह बनाकर कड़वे अंदाज में कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा नासपीटी। अरे ये चाय है कि चाशनी? पूरा डिब्बा उलट के रख दिया है इसमें। माँ जी, चीनी तो मैंने 90 तुले हाथ से डाली थी। जिठानी जी ने कहा था कि आपको मीठी चाय भाती है।
अरे मैं भला ये जानते हुए भी सासू माँ को मधुमेह है ऐसा क्यों कहूंगी? नास पीटी करमजली झूठ बोलती है। ठहर जा, अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। गुस्से में बौखलाकर शारदा गरम चाय की प्याली काजल के हाथों पर उड़ेल देती है, जिस कारण उसके हाथों पर गहरे छाले पड़ जाते हैं। माँ, मेरा हाथ। काजल दौड़कर कमरे में जाती है। इधर क्रूर सास बहू धीमे से ठहाके लगाकर कहती हैं, सासू माँ, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या रंग जमाया आपने? ये तो महज एक शुरुआत है बड़ी बहू। इस काली सियाही पर तो मैं इतने जुल्म ढाऊंगी कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। नन्ना मुन्ना चोरी छिपे ट्यूब लेकर काजल के कमरे में आता है। चाची, हाथ आगे लाओ, आपको चोट लगी है ना? मुन्ना काजल के घाव पर दवाई लगाता है। ये देख काजल के दिल में मुन्ने के लिए प्यार उमड़ आता है। तभी सुनील कहता है, खबरदार जो आपने काले भद्दे हाथों से मेरे बेटे को छुआ तो चल मुन्ना। काजल के काले रंग के चलते ससुराल में हर दिन उसके खातिर अग्नि परीक्षा की कसौटी होती थी। सास से लेकर जेठ जेठानी तक उसके कामों में कमी निकालकर उसको जली कटी बातें सुनाते थे। क्यों भगवान, तूने मुझे ये गहरा काला रंग देकर भेजा ही क्यों? सुहागन होते हुए भी पति का सुख नहीं और ससुराल मेरे लिए शासन का केंद्र बनकर रह गया है। बहू, तू ऐसे छोटी सोच वाले लोगों से हार नहीं मान सकती, क्योंकि तू इस पिता की नजरों में हीरा है। मैं 2 दिन की खातिर बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सत्यनारायण के घर की दहलीज पार करते ही सभी काजल पर अत्याचार का पहाड़ ढाने लगे थे। सुनो मेरी कोयला खदान, मेरी नकुशा बहू, अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बन। घोड़ क्या रही हो? अब तुम्हारे मसीहा यानी कि ससुर जी भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। माँ जी, लड़के की डोली उसकी मायके से उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी। मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, लेकिन अपना ये काला साया लेकर दफा हो जा। माँ जी, मैं इस घर की दहलीज को पार नहीं करूंगी। आप चाहे मुझ पर कितने भी जुल्म ढालो। काली कमली कुरूपा ठीठ बना दिखाती है। शारदा सींक वाली झाड़ू उठाकर काजल को खूब मारती है और सोनारिका उसका हाथ मरोड़कर घर से खदेड़कर बाहर फेंक देती है। काजल के लाख मिन्नत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। काजल एक मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठकर खुद को कोसती है। सवेरा होते ही सत्यनारायण घर आ धमकता है। मुन्ना उसे सारा कच्चा चिट्ठा बता देता है। गुस्से से तिलमिलाया सत्यनारायण सभी पर बरसते हुए कहता है, अरे कसाईयों, जितना बुरा बर्ताव तुमने उस भोली भाली लड़की के संग किया, वैसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तुमने सिर्फ उसकी चुप्पी का फायदा उठाया है। सत्यनारायण की फटकार उन सभी का सिर नीचे कर देती है। हर दिन के साथ अब उन्हें भी काजल की कमी खलने लगती है। वो कई जगह उसकी तलाश करते हैं, मगर काजल का कोई अता पता नहीं चलता। एक रोज वो सभी मंदिर पहुंचते हैं। माँ, तू तो जगत जननी है, मेरी बहू पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, उससे मिलवा दे माँ। अचानक से सोनारिका की निगाह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रही काजल पर पड़ती है। माँ जी, वो देखिए काजल। सभी दौड़ते हुए काजल के पास आकर कहते हैं, बहू, मुझे माफ कर। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझ पे कितनी ज्यादतियां की है। सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मैंने काले गोरे रूप के भेदभाव को हवा नहीं दी होती तो घर कभी बिगड़ता ही नहीं। अपना बड़ा भाई समझकर मेरी भी भूल चूक को माफ कर दो काजल। बस कीजिए, आप सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मेरे दिल में आपकी खातिर कोई गुबार नहीं। देर से ही सही, इन्हें समझ तो आया कि इंसान सूरत से नहीं सीरत से सुंदर होना चाहिए। अंत में कौशल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो घर लौट आता है। इस तरह अंत में काजल को उसके हिस्से की खुशियां मिल ही जाती हैं।